कैसे हो आप लोग? होप यू पीपल मस्ट बी फाइन। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्लास 10 का केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है, बट समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इस चैप्टर को समझने से पहले, मतलब शुरू करने से पहले, हमें देखना है कि भैया ये फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है ना, तब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिजिकल चेंज किसे कहते हैं आपने लोअर क्लासेज में पढ़ रखा है, क्लास 6, 7 में वगैरह में, 5 में, है ना, कि ऐसा चेंज, ठीक है, जो जैसे शेप चेंज हो जाए, किसी का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, कलर चेंज नहीं, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, इसका टेक्सचर चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, समझ में आई बात? कहने का मतलब जो बाहर ऊपर जो चेंज होता है उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात है इसकी कि ये ऐसा चेंज होता है ना जिसको बड़ी ही आसानी से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, मतलब उसको पलट सकते हैं। समझ में आई बात? मतलब उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर को लिया आपने, ठीक है, और वाटर को हीट किया तो क्या बन गया? वो स्टीम बन गया। ठीक है, आपने लिया लिक्विड और बन गया स्टीम। समझ में आ रही बात? तो ये चेंज कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज, राइट। फिर स्टीम को ठंडा करेंगे, फिर से वाटर बन जाएगा, राइट। तो ये ऐसा चेंज है जो सिर्फ स्टेट में चेंज हुआ है, यानी कि फिजिकल चेंज है, और इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बड़ी आसानी से, राइट। लाइट स्विच ऑन, स्विच ऑफ, राइट। लाइट को आपने स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ किया, ठीक है, तो जैसा था वैसा ही हो गया ऑफ करते ही। पहले से भी ऑफ था, आपने ऑन किया, फिर से ऑफ कर दिया, राइट। यानी कि फिजिकल चेंज ऐसा होता है कि हम लोग इनिशियल स्टेट में, ठीक है, जहां से शुरू किया था वहां हम लोग वापस पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग अच्छा सर, अच्छा ये जो थर्ड वाला एग्जांपल आप जो बता रहे हैं, राइट, पेपर फोल्डेड, चलो फोल्ड किया फिर सीधा किया, चलो ठीक है, बट इसको अगर मैंने फाड़ दिया, पेपर फोल्डेड और टॉर्न इनटू पीसेस, राइट, आपने पेपर को छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया, तो क्या यह फिजिकल चेंज है? अब फिर से छोटे छोटे पीसेस को फिर से तो आप नहीं कर सकते हैं वो, बट स्टिल इट इज ए फिजिकल चेंज, क्योंकि पहले भी पेपर था, अभी भी पेपर है। समझ में आ रही बात? राइट, सो इट्स ए फिजिकल चेंज, राइट। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं, आपने वुड लिया, लकड़ी लिया, उसको काट के छोटे छोटे पीसेस बना दिए, या वुड का कोई फर्नीचर बना दिया, तो ये कौन सा चेंज है भाई? इट्स अ फिजिकल चेंज। अंडरस्टूड? ठीक है, आपको आइडिया है इसकी, तो इसके बारे में डिटेल में हम बात ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल चेंजेस, राइट। ये फिजिकल चेंज था, अभी केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, केमिकल चेंजेस क्या होता है? ठीक है, केमिकल चेंजेस क्या होता है कि जिसमें कुछ नया बन जाए, राइट, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। अंडरस्टूड? ठीक है, और इसको हम लोग सिंपल मेथड से रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं, राइट। समझ में आई बात? ओके, क्लियर है? ओके, सो केमिकल चेंजेस, यहां पे मैंने रिएक्शन लिख दिया है, एक्चुअली यहां पे चेंज होना चाहिए, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या होता है भैया? Chemical changes are those changes in which new substances are formed and it is difficult to regenerate the original substances, that is the reactants. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम नए सब्सटेंस बन जाते हैं और इसको वापस से फिर से जहां से आपने शुरू किया था, जो सब्सटेंस से शुरू किया था, वहीं पे वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। आसानी से नहीं हम लोग वापस आ सकते हैं फिजिकल चेंज के जैसा।
ठीक है, यानी जो रिएक्टेंट लेके चला था, जो ओरिजिनल सब्सटेंस लेके चला था, फिर से उसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आटा से रोटी बन गई, तो रोटी से फिर हम आटा नहीं बना सकते, राइट। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया हमारे अंदर, ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स, फूड से न्यूट्रिएंट्स निकल गया, वो वापस न्यूट्रिएंट्स से हम फूड नहीं बना सकते हैं, अंडरस्टूड। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया आपने, राइट, वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गया, तो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐसे आसानी से फिर से वाटर नहीं बना सकते हैं, अंडरस्टूड नॉट, समझ में आई बात। ठीक है, सो जैसे रस्टिंग हो गया, ओके, जैसे आपने वुड को बर्न कर दिया, राइट, पेपर को बर्न कर दिया, पेपर को फाड़ना इट्स अ फिजिकल चेंज, लेकिन पेपर को बर्न कर दिया तो उसमें ये केमिकल चेंज हो गया, वापस फिर से हम बैक नहीं हो सकते हैं, राइट। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल मेथड्स, ओके। सो अब ये जो केमिकल चेंज होता है, अब हम लोग आ रहे हैं अपने चैप्टर पे, ठीक है। ये केमिकल चेंज जो होता है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस, मतलब केमिकल रिएक्शंस इसको फॉलो करते हैं, राइट, यानी बिना केमिकल रिएक्शंस के केमिकल चेंज नहीं हो सकता है, अंडरस्टूड। ठीक है, और वही केमिकल रिएक्शंस जो होता है उसे हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, केमिकल इक्वेशन से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ ध्यान देना, ऑल केमिकल चेंजेस आर accompanied by chemical reactions and they are represented by chemical equations। जो भी केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है, वो उसको कौन फॉलो करता है, केमिकल रिएक्शंस, राइट, दे आर accompanied by chemical reactions, okay, and they are represented by chemical equations। कहने का मतलब जब केमिकल रिएक्शंस होगा तभी केमिकल चेंज होगा, ठीक है, और उन केमिकल रिएक्शंस को जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम लोग केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट, राइट। जैसे अब ध्यान दो कि एसिड, अपने क्लास 7 में पढ़ा था, एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, राइट। ठीक है, तो एसिड और बेस को मिलाया, सॉल्ट एंड वाटर बना, राइट, बट इसको आप कैसे बताओगे कि सॉल्ट एंड वाटर बना, राइट, एसिड बेस मिलाया, तो एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, सॉल्ट एंड वाटर का बनना, राइट, और केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, जो हमने लिखा, क्या लिखा, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, समझ में आई बात। और यहाँ पे जो केमिकल चेंज क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ कि सर हमने एसिड और बेस लिया था और बन क्या गया, सॉल्ट एंड वाटर, राइट, नया सब्सटेंस बन गया, है ना। और उसको किसने फॉलो किया, केमिकल रिएक्शन ने फॉलो किया, राइट, दैट केमिकल चेंज इज accompanied by what, accompanied by a chemical reaction and that chemical reaction is represented by chemical equation, understood or not। ठीक है, थोड़ा और मैं इसको बताता हूं, just try to understand। जो अभी बात हम लोगों ने की उसे मैं आपको बता रहा हूं, क्या कि जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है, तो उसको होने के लिए क्या चाहिए होता है हमारा, हाँ, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस, समझ में आया या नहीं आया। और ये जो केमिकल रिएक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट जिस चीज से करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। क्लियर है, राइट। तो केमिकल चेंज होने के लिए क्या चाहिए, केमिकल रिएक्शन का होना, ये दोनों साथ में ही होता है, आप ऐसे समझ लो, राइट। और ये केमिकल रिएक्शन को हम लोग जो रिप्रेजेंट जिस
जिस चीज से करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? तो केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, सॉरी केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, और केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशंस के द्वारा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। वेरी गुड। कुछ केमिकल चेंजेस का एग्जांपल देखो, जैसे कि आयरन और कॉपर सल्फेट। ये वाला अभी इक्वेशन है, ये दिस इज एन इक्वेशन। मैं आपको बताता हूं, आपने ये भी पढ़ रखा है, ठीक है। क्या होता था कि आप एक लेते थे, क्या लेते थे, टेस्ट ट्यूब, ध्यान देना, सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, राइट। और इसमें आप क्या लेते थे भाई, आप लेते थे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये ब्लू होता है, और इसमें एक हम लोग नील डालते थे, नील, ठीक है, ये है नील। थोड़ी देर बाद ये क्या होता था, ये नील जो होता था वो ऐसा इसके ऊपर एक लेयर आ जाता था, राइट। और ये, चलो मैं इसको दूसरे ये बना देता हूं। सो क्या होता था, थोड़ी देर बाद ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें जो आपने ब्लू सॉल्यूशन लिया था वो ग्रीन हो जाता था, राइट। और ये जो नील लिया था, आयरन नील, ठीक है, ये किस कलर का हो जाता था, ये कॉपर के कलर का हो जाता था, राइट। सपोज लाइक दिस, राइट। समझ में आई बात? सो क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस, राइट। तो हुआ क्या है यहाँ पे चेंज इन कलर हो गया, नहीं, दिस इज चेंज इन कलर, ये हो गया ग्रीन, ग्रीन। ये है क्या, तो ये है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। और इस पे किस चीज का डिपोजिशन हो गया है, इसके ऊपर, नील के ऊपर, कॉपर का, राइट। तो यहां पे ब्लू सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, और वो हो गया ग्रीन, राइट। अर्लियर इट वाज ब्लू और हो गया ये ग्रीन, राइट। सो यहां पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ, अंडरस्टूड। और अब केमिकल चेंज तो हो गया, राइट, ब्लू से ग्रीन हो गया और नील के ऊपर एक कॉपर का लेयर भी आ गया, राइट, वो शाइनिंग दिखने लगता है, राइट। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे, तो ये हो गया केमिकल चेंज, राइट। रिएक्शन क्या हुआ, तो रिएक्शन हुआ कि भैया कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन से रिएक्ट किया और बना दिया क्या, आयरन सल्फेट, और कॉपर बाहर हो गया, राइट, कॉपर अलग हो गया। बट इसे दिखाएंगे कैसे, दिखाएंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन से। तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन है, राइट। आयरन को सॉलिड लिया है हम लोगों ने, ये बन गया क्या, FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। तो ये जो चीज है हमारा, दिस इज नोन एज इक्वेशन, अंडरस्टूड। समझ में आई बात? आगे और हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया। So chemical change is followed by a chemical reaction, or we can say chemical change is accompanied by chemical reaction, and that chemical reaction is represented by a chemical equation. Understood? चलो let's move ahead. So rusting of iron, right, it's a chemical change, right. Rusting of iron. Burning of magnesium ribbon, you know that, राइट। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपने ऑलरेडी देख रखा है, राइट। क्या होता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में, याद करो,
एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, राइट, एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसका छोटा सा टुकड़ा, राइट, और इसे हम लोग कैंडल या कैंडल नहीं स्टोव वगैरह में इसको जब हम लोग बर्न करते हैं तो ये डैजलिंग व्हाइट लाइट के साथ, रिमेंबर दैट वर्ड, डैजलिंग व्हाइट लाइट के साथ ये जलता है, राइट, डैजलिंग व्हाइट लाइट एकदम आंख को चकाचौंध कर देता है, राइट, अंडरस्टूड। जैसे आप समझो अनार से जो जिस तरह की लाइट निकलती है ना, उस तरह की लाइट, ओके। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, मैग्नीशियम लिया आपने सॉलिड, इसको जब हीट किया तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है, राइट, और क्या बनाता है, NgO, पाउडर बनाता है। पाउडर क्या, सॉलिड ही तो है, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। दिस इज ए केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। सो अभी वापिस इससे यहाँ पे आना आसान नहीं है, इट्स नॉट, इट कैन नॉट बी डन इजिली, राइट, दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टूड। Now let's move to the next one, right, then say potassium iodide and lead nitrate, जब इसे हम लोग मिक्स करते हैं तो हमें lead iodide का, दिस इज lead iodide, येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, राइट, और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, अंडरस्टूड, ठीक है। फिर जैसे जिंक को डाइल्यूट HCl, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मेटल का सॉल्ट मिलता है और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, गैस के बबल्स निकलते हैं, अंडरस्टूड और नॉट। सोडियम को जब वाटर से आप रिएक्शन करवाओगे तो सोडियम स्टार्ट्स बर्निंग, एक्चुअली सोडियम नहीं बर्न होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस बर्न होता है। आपने पढ़ रखा है ये रिएक्शन, कहाँ पढ़ा है आपने, पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कि मेटल को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। बट सोडियम सिंस इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, ये क्या करता है, पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है और ऐसा लगता है कि सोडियम जल उठा है, एक्चुअली सोडियम नहीं जल रहा है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वो जलता है और आवाज भी आती है, पता है, लॉट्स ऑफ हीट इज आल्सो इवॉल्व्ड, ठीक है। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये क्या है हमारे, ये सारे केमिकल रिएक्शंस, अंडरस्टूड, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे पहचानेंगे कि भैया ये केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, राइट, कुछ तो होना चाहिए ना उसको पहचानने का तरीका। देखो जैसे चेंज इन कलर हो जाता है, जैसे पहला एग्जांपल मैंने बताया आपको, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव व्हाट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो यहाँ पे हमारा ब्लू कलर से ग्रीन कलर हो गया था, ऐसे कई सारे एग्जांपल है, राइट। दूसरा क्या है हमारा, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, राइट, जैसे आपने फिजिकल स्टेट चेंज का मैं बताता हूं, ये नहीं, सॉलिड पहले भी था अभी भी सॉलिड हो गया, बस ये सॉलिड था मेटल और ये अभी ऐश हो गया, फिजिकल स्टेट आप बोल सकते चेंज हो गया, पहले तो वो सॉलिड था हार्ड था, अभी ऐश हो गया, थोड़ा पाउडरी हो गया, राइट। और दूसरा मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि वाटर को आपने हीट किया, राइट, व्हेन वाटर इज हीटेड, ये लिक्विड है, इसको आपने हीट किया, ये क्या बन गया, स्टीम बन गया, राइट, समझ में आई बात। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया, अंडरस्टूड। बट यहाँ पे ध्यान दो, भले स्टेट चेंज हुआ है बट दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टूड, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टेट चेंज केमिकल रिएक्शन वाला एक एग्जांपल बताएं भाई, ठीक है। तो देखो आप ले लो जैसे कि सोडियम ले लो, बहुत बढ़िया, अभी ये जो एग्जांपल था, राइट, तो सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखिए क्या होता है, राइट, सोडियम सॉलिड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर लिक्विड, it gives what, it gives NaOH aqueous plus हाइड्रोजन गैस, राइट, समझ में आई बात या नहीं आई बात। सो यहाँ पे
ये सॉलिड है, सॉलिड से ये एक्वस हो गया, राइट, स्टेट इज चेंज्ड, सॉलिड गायब हो गया, राइट ना। इस तरह के कई सारे हैं, जैसे कि ये एग्जांपल देख लीजिए आप, ये राइट, ये एक्वस है, ये भी एक्वस होगा, राइट। तो सॉलिड से क्या हो गया, एक्वस हो गया, राइट, तो स्टेट चेंज हो गया, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है, ओके। सो फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, राइट। गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया, जब जैसे कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, राइट। सो हाइड्रोजन गैस का निकलना ये बतला रहा है कि भैया क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। और एग्जांपल देख लो, जैसे कि आयरन सॉलिड प्लस HCl डाइल्यूट, ये क्या देगा, FeCl3 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। सो गैस का निकलना क्या बतला रहा है, भैया केमिकल रिएक्शन हुआ। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, राइट, प्रेसिपिटेट, जैसे अभी मैंने आपको बतलाया था, ये देखो दिस रिएक्शन, राइट, पोटेशियम आयोडाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ lead nitrate it gives what, potassium iodide, sorry, it gives what, lead iodide and potassium nitrate, and lead iodide color is yellow, lead iodide is yellow, and it settles down at the bottom of the test tube, understood, or the vessel in which the experiment is carried out, right, it is yellow, understood, it is yellow precipitate, understood or not, understood। so precipitate का फॉर्मेशन होना भी क्या बतला रहा है हमारा, कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हुआ है, understood or not, ओके। और क्या, ये जो केमिकल चेंजेस हैं, राइट, उनको हम लोग आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते, मैंने ऑलरेडी आपको बतला रखा है, राइट। अच्छा, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, राइट। टेम्परेचर चेंज होने का क्या मतलब है कि भैया, जैसे आप ऐसे समझो, याद करो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaOH एक्वस प्लस आप क्या लेते थे, HCl एक्वस, एक्वस मतलब पानी मिला हुआ ढेर सारा और कुछ नहीं, राइट। ये क्या देता था हमारा, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड, अंडरस्टूड, समझ में आई बात, ठीक है। सो क्या हुआ यहाँ पे देखो तो, और साथ में क्या होता था, हमारा हीट भी निकलती थी, राइट। जिस टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कराते थे, राइट, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो, राइट, it becomes hot, the test tube becomes hot, the test tube becomes hot, hot होने का क्या मतलब है, कि उससे हीट एनर्जी निकल रही है, अंडरस्टूड। सो अगर हीट एनर्जी क्या हो सकता है किसी रिएक्शन में, या तो निकल सकता है, निकलेगा तो ऐसे रिएक्शन, जैसे इस रिएक्शन में हीट निकल रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। और दूसरा रिएक्शन है जिसमें आपको अगर हीट देना पड़े, राइट, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे NO प्लस O2, NO गैस प्लस O2 गैस, तो इसे आप ना, इसको आप हीट करना पड़ता है, तो जब हीट करेंगे तब ये बनेगा NO2 गैस, अंडरस्टूड और नॉट। तो यहाँ पे हमें हीट देना पड़ रहा है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम? तो हीट को अगर हम ध्यान में रखें, टेम्परेचर को ध्यान में रखें, तो अगर हीट निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं
एंडोथर्मिक। डिड यू अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल्स आपके सामने है, राइट? ठीक है, तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो वो भी क्या बतला रहा है हमारा कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, राइट? साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, राइट? जैसे ये सोडियम का एग्जांपल देख लो वाटर के साथ, ये इतना फास्ट वायलेंट होता है दैट साउंड आल्सो प्रोड्यूस्ड, राइट? स्मेल, ठीक है, स्मेल भी आ सकता है, राइट? जैसे आयरन सल्फाइड लिया आपने, उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट किया, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलती है और साथ में आयरन सल्फेट मिलता है। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ठीक है, इसका एक पिकुलियर स्मेल होता है, राइट? ये रॉटन एग स्मेल होता है। रॉटन एग स्मेल मतलब सड़े हुए अंडे का स्मेल होता है, वेरी अनप्लीजेंट, राइट? अंडरस्टूड और नॉट? इसका एक और नाम है, हम लोग इसको बोलते हैं सीवर गैस, राइट? सीवर मतलब वही नाले वाला जो स्मेल आता है ना, या स्टिंक गैस, या स्वैम्प गैस, या मैन्योर गैस, सारा का सारा नाम बदबूदार है ना? राइट? सो H2S जो होता है ये एक इसका पिकुलियर स्मेल होता है, रॉटन एग जैसा स्मेल होता है, ठीक है? तो कोई रिएक्शन जिससे स्मेल आ रहा है, सॉरी, कोई ऐसा चेंज है जिससे स्मेल आ रहा है, तो वो कौन सा चेंज है? इट्स अ केमिकल चेंज, राइट? वेरी गुड। लाइट भी निकल सकती है, सोडियम का केस देख लीजिए, राइट? सोडियम पोटेशियम से वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, अंडरस्टूड? ठीक है ना? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ऑफ अ केमिकल चेंजेस, राइट? केमिकल चेंज होगा तो ये इनमें से कुछ चीजें होंगी, राइट? सारे के सारे तो एक साथ नहीं होंगे, बट 2-3 चीजें होंगी, कोई 1-2 चीजें होंगी, राइट? जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, राइट? अंडरस्टूड? समझ में आई बात? यहाँ पे फिर से वही पॉइंट लिखा हुआ है कि केमिकल चेंज इज accompanied by a chemical reaction, ओके? नाउ अब ये जो केमिकल चेंज के साथ जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, राइट, होता है, तो उसमें क्या होता है ना, 2 चीजें होती है, राइट? जो आपस में रिएक्ट किया और नया सब्सटेंस बनाया, ठीक है? सो वो सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट किया उन्हें हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, अंडरस्टूड? ठीक है? और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स, क्लियर है? अंडरस्टूड? और ये किसके द्वारा हुआ है? हमारा केमिकल रिएक्शन के द्वारा हुआ, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है? जैसे आप ध्यान दो, समझो कि A प्लस B आपस में रिएक्शन किया और ये क्या बना दिया? मान लो ये बना दिया C, राइट? तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कि भैया ये रिएक्टेंट्स है, और इसे क्या बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट है। अगर एक से ज्यादा रहेगा तो उसको प्रोडक्ट्स बोलेंगे, अंडरस्टूड और नॉट? और ये पूरी चीज जो हुई इसे क्या बोलेंगे? दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक रिएक्टेंट साइड होता है, दूसरा प्रोडक्ट साइड होता है। और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को एक एरो से हम लोग सेपरेट करते हैं। रिएक्टेंट्स जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, प्रोडक्ट हमारा राइट हैंड साइड में होता है, अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत रहे तो रिवाइंड करके देखो इसको, फिर से देखो थोड़ा, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है? फिर से शुरू से आप देखिए, जहां भी आपको लगे कि परेशानी हो रही है तो थोड़ा बैक जाके फिर से देख लो, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है? नहीं तो फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम, आई विल कम बैक टू यू। ठीक है? क्लियर है? सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
सो अब देखो, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको ना आसानी से एक्सप्लेन करना मतलब इट्स नॉट इजी, राइट। ये जो हुआ कि हम बोले भैया कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया तो बना दिया आयरन सल्फेट एंड कॉपर, राइट। या जो सोडियम है वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और ढेर सारी हीट एनर्जी निकलती है, राइट। तो आप हर बार इतनी बातें तो नहीं बोलेंगे ना भाई, हमें बार बार रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, बताना है, लिखना है, तो इट्स नॉट इजी टू write so many things behind the reactions, right, behind the chemical changes, right। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए पूरा जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म का सहारा लेते हैं, राइट, ठीक है। और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया यही हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है, राइट। क्योंकि उसको वर्ड्स में बताना इट्स नॉट इजी, राइट। इट विल टेक टू मच टाइम, टू मच एफर्ट एंड एवरी टाइम द सेम थिंग विल रिपीट। समझ में आ रही बात। सो बार बार हमारा समय वेस्ट ना हो और आसानी से, अभी मान लो दो तीन कुछ 4-5 अलग अलग आदमी हैं, सबको एक ही चीज एक्सप्लेन किया गया और उनको बोला गया अच्छा अब लिख के बताओ, तो हो सकता है 5 आदमी 5 स्टाइल में लिखते, अंडरस्टूड। तो हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंसेस रहे, राइट। तो उसी चीज से बचने के लिए, राइट, हम लोगों ने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, अंडरस्टूड। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, राइट, ये सेंटेंस के द्वारा लिखने में बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। इसीलिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए जिस चीज का हम लोग सहारा लेते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, अंडरस्टूड। सो अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंसेज विच रिएक्ट, यानी उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, उसे ही हम लोग तो रिएक्टेंट्स बोल रहे थे, विथ द न्यू सब्सटेंसेज दैट आर फॉर्म्ड। यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में लिंक बनाता है, अंडरस्टूड। ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में लिंक बनाता है, यानी जो रिएक्टिंग स्पीसीज है और जो स्पीसीज फॉर्म हुआ, जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेज है और जो सब्सटेंसेज बने, उन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है, एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, राइट। इसे ही हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, अंडरस्टूड। अब ये 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक कि आप वर्ड्स के स्टाइल में लिख लो, जैसे कि मैग्नीशियम, यहां पे देखो ध्यान से आप, जैसे कि मैग्नीशियम, ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपने वर्ड्स में लिखा ना, ये इंग्लिश के वर्ड्स है, राइट, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, दे आर द रिएक्टेंट्स, राइट। और बना क्या हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो दैट इज द प्रोडक्ट। सो वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस केमिकल इक्वेशन, राइट। So that's why this equation is known as what, word equation, understood. Now we can also explain with the help of some symbols and formulae, right, of different substances. हम लोग ना इसको, इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की मदद से, राइट, सिंबल्स की मदद से और फार्मूले की मदद से, अलग अलग सब्सटेंसेस के सिंबल्स एंड फार्मूले की मदद से हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही रिएक्शन, ऐसे ही इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सिंबल इक्वेशन। यानी ये जो सेम जो इक्वेशन है इसे हम लोग कैसे ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग किस तरह से बता सकते थे सिंबल इक्वेशन में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, Mg मैग्नीशियम के लिए है,
प्लस O2, राइट, ये गैस है, क्या देता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा क्या, सिंबल इक्वेशन। अंडरस्टूड? क्योंकि हम लोगों ने सब्सटेंसेस का सिंबल्स लिया, फॉर्मूले लिया। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। अब ये इक्वेशन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। अब देखो एक चीज समझिए, आपने जो रिएक्टेंट लिया है, जितना लिया है, राइट, जैसे कोई भी चीज जो आपने रिएक्टेंट्स लिया है, मान लो लिया 2 kg लिया, तो 2 kg रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, 2 kg, राइट। अंडरस्टूड? तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बैलेंस करना पड़ता है, राइट। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना 2 kg लें और 2.5 kg बन जाए, 3 kg बन जाए, या 2 kg से कम बन जाए, 1.8 kg बन जाए। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखते हैं, और उसी के चलते हमें इसे बैलेंस करना होता है। उसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? ये बोलता है कि भैया टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, राइट, ऑफ अ chemical reaction is equal to the total mass of all the reactants, right। कहने का मतलब मास को ना तो हम लोग बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं। अंडरस्टूड? इसीलिए जितना मास हमने रिएक्टेंट्स का लिया है, उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का होना चाहिए। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? तो इसी के चलते हमें इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, बैलेंस जब करेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पे देखो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रिएक्शन है, राइट। तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है, आपको पता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है। सो H2 प्लस O2, और ये क्या देता है हमें देता है वाटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इधर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं, ठीक है। और इधर अगर देखें प्रोडक्ट के साइड में, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है, राइट। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो टोटल 4 एटम्स हैं, और प्रोडक्ट के साइड में देखेंगे तो 3 एटम्स हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, right। According to law of conservation of mass, this is not possible, right। Hence we need to balance it, right। So this is an unbalanced chemical equation, ठीक है। और इसे जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, right। Understood or not? Clear है? So this is an unbalanced equation, H2 plus O2 gives H2, whereas इसे जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जिंक को H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जिंक कितना है, देखो 1, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है ना, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। राइट हैंड साइड में अगर देखें तो जिंक कितना है हमारा, एक जिंक अभी भी क्या है हमारा 1 है, बहुत अच्छा, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। यानी कि ये दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम है और राइट हैंड साइड में भी सेम है, यानी बोथ आर इक्वल। इट मींस इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, अंडरस्टूड। और अगर हमें दिखे कि ये बैलेंस नहीं है तो उसे बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे H2 प्लस N2 गिव्स NH3, राइट। अभी देखो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है और राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है।
सो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं 3 और नाइट्रोजन कितने एटम्स हैं, कितने एटम है 1। तो क्या ये बैलेंस है? यहाँ पे अगर आप टोटल देखो सो इट इज 4, यहाँ पे टोटल देखेंगे तो ये तो 4 है, राइट, यहाँ भी 4 है, बट नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, अंडरस्टूड। तो 4 होने से इट इज नॉट नेसेसरी कि बैलेंस्ड होगा, डिड यू अंडरस्टैंड? ये दोनों 4 है, इट डजंट मीन कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अंडरस्टूड और नॉट। हमारे सारे इंडिविजुअल एटम्स के, इंडिविजुअल एलिमेंट के एटम्स सेम होने चाहिए, डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये गड़बड़ है। सो दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, अब इसके मेथड्स हैं बैलेंस करने के, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हुआ हो, तो आप अपने इस चैनल को, जिसका नाम है योर देसी गुरुजी, राइट, इसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करो, राइट। और कुछ डाउट रहे, कोई भी डाउट रहे तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर आप पढ़ने की ठान लिए हो तो मैंने भी पढ़ाने का ठान लिया है, अगर आप पढ़ने का मन बना लिए हो तो मैंने भी पढ़ाने का मन बना लिया है, राइट। जैसे भी हो मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर ही दूंगा, अंडरस्टूड। चलो फिर, दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।